हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ पैथोलॉजी जो हम मीडियम रॉबिन से कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 9 इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. पार्ट 2 है इस वीडियो का एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग इन्फेक्शियस एजेंट्स. जनरल पैथोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज हम कर रहे हैं. आज हम कुछ मेजर टेक्निक्स देखेंगे जिसमें विच आर बेसिकली यूज्ड इन अ लेबोरेटरी टू डायग्नोज और टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस एजेंट. पहली टेक्निक यहाँ जो लिखी हुई है दैट इज द कल्चर. देखें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन बी ग्रोन इन द लेबोरेटरी इन सर्टेन कंडीशंस. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगल कल्चर्स रिमेन एसेंशियल फॉर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग in conjunction with additional methods, but culture of viruses has been replaced to great extent by alternative methods. उसका एक रीज़न ये भी है कि culturing viruses is not only a very cumbersome process but is also biosafety के principles के हिसाब से काफ़ी dangerous और इसके लिए बहुत हाई-फाई facilities चाहिए होती हैं. For example, biosafety laboratory maybe at least 3 or 4, so these are very expensive requirements और हर laboratory में ये होती नहीं है. तो अब ज़्यादातर viruses की जो डायग्नोसिस है वो पीसीआर बेस्ड हो चुकी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या दूसरी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं जो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे. बट बैक्टीरिया और फंगस जो हैं ये रूटीनली लैब्स में कल्चर किए जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पर्सन और उसको से फॉर एग्जांपल हाई ग्रेड फीवर है और बहुत अरसे से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है, सो इट्स अ वेरी रूटीन प्रोसीजर दैट यू टेक द ब्लड आउट एंड ट्राई टू ग्रो द बैक्टीरिया इन अ कल्चर. सो ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इसको हम कहते हैं इन विट्रो ग्रोथ. सो इन विट्रो अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं देन दैट इज नोन एज कल्चरिंग. तो फंगस की भी कल्चर किया जाता है, रूटीनली बैक्टीरिया का भी किया जाता है. ओके, देन अनदर टेक्निक विच इज यूज्ड इज द हिस्टोलॉजी. Some infectious agents can be seen in hematoxylin and eosin stain section. So for example, cytomegalovirus virus inclusion bodies बनाता है, it can be seen. Herpes simplex virus भी इसी तरह से by inclusion bodies can be seen by the H&E staining. Bacterial clumps which usually stain blue can also be seen. Candida, mucor, these are all fungal thing. Most protozoans, many infectious agents however are better visualized by special staining. So for example, कुछ एक तो ये तो अभी हम जो बात कर रहे थे this is about the hematoxylin and eosin stain, but there are so many other stains also available to stain some organisms. So for example, ऑर्गेनिजम्स की वॉल में, सेल वॉल में, उनके कोट में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं. सो एक स्टेनिंग यूज़ की जाती है वेरी रूटीनली दैट इज़ कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग, जिस पर पूरी माइक्रोबायोलॉजी बेस करती है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का थिक वॉल है तो ग्राम स्टेनिंग में इट विल अपीयर ब्लूइश और पर्पलिश अंडर द माइक्रोस्कोप, सो दैट्स कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. और अगर वो पिंकिश दिखता है देन दैट्स कॉल्ड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म. सो ग्राम स्टेन इज अ रूटीनली यूज्ड स्टेन. Then acid fast stain is a stain which is used to particularly identify tuberculosis mycobacterium. Then there are serval stains. Then there are other stains such as mucicarbene stains, GIMSA. So these are all different types of stains which have been used in the laboratory to identify microorganisms. Organisms are usually best visualized at the advancing edge of the lesion rather than its center. That's a very important point. So for example, अगर आपके पास टिश्यू पहुंचता है लेबोरेटरी में and this is the part which is the edge. So edge is usually the area जहाँ microorganism आप देखेंगे rather than the center, because usually center में necrosis हो रखी होती है और इस necrosis की वजह से center में आपको living organisms नहीं मिलते. They are usually visible at the edges. So culture is a technique. Histology is a technique by using different stainings. Then a technique is known as serology. Serology का basically मतलब ये है कि आप बंदे से, so if this is the patient and the patient is infected with any organism, say for example hepatitis B virus organism, अब इस बंदे का ब्लड लेकर इसका सीरम निकालकर उसमें एंटीबॉडीज चेक की जाती हैं. सो से फॉर एग्जांपल देयर आर IgM एंटीबॉडीज, इसका कुछ डिफरेंट मीनिंग है. IgG एंटीबॉडीज का डिफरेंट मीनिंग है. एक्यूटली प्रेजेंट IgM एंटीबॉडीज का लेवल्स बढ़ता है देन IgG are the chronic antibodies. So if you are checking the serum for the presence of antibodies, then this is called serology. Acute infection can be diagnosed serologically by detecting IgM, immunoglobulin M antibody, और जो chronic infections हैं that is by the IgG.
Okay, then we have this one is recently emerging, which is called the molecular diagnostics, or molecular level per PCR is the thing that you must know, which is for polymerase chain reaction, PCR, and the transcription mediated amplification. So what you basically do is you identify a particular part of the genome, और उस genome के section को आप amplify करते हैं in a machine which is called thermocycler, and if that gene is amplified, then it can be tested by a variety of ways. You can put it on the gel, or you can sequence it, or whatever, but PCR is one of the latest techniques that is being incorporated in identification of a lot of microorganisms. Molecular assays are much more sensitive than conventional testing for some pathogens. PCR testing of cerebrospinal fluid for herpes simplex encephalitis has a sensitivity of about 80%. So herpes simplex virus को identify कर सकते हैं आप with the PCR with a very high sensitivity. और कल्चर अगर आप करने जाएंगे तो उसकी सेंसिटिविटी ओनली 10% है. अब आप अंदाज़ा करें कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इट्स अ वेरी वेरी प्रीशियस फ्लूइड, क्योंकि आप पेशेंट की बैक से इसको निकालते हैं. सो सोचिए ना, ये आपके पास वर्टिब्रल पूरा सिस्टम कनाल और ये सब चीज़ें, एंड देन यू इंसर्ट द नीडल हेयर, सारी मेनिंजीज को आप पेयर्स करके इतनी मेहनत से CSF निकालते हैं. और अगर इस CSF का आप कल्चर करेंगे तो कल्चर करने से चांसेस उसको ट्रूली आइडेंटिफाई करने के ओनली 10% है. वी आर टॉकिंग अबाउट हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस. लेकिन अगर आप इस CSF का कल्चर करने के बजाय इफ़ यू रन द PCR रिएक्शन, उसका DNA एक्सट्रैक्ट करें और PCR रिएक्शन रन करें, देन द चांसेस ऑफ गेटिंग ट्रू इन्फॉर्मेशन इज 80%. तो ऑब्वियसली कोई बेवकूफ़ होगा जो कल्चर करेगा, है ना. 10% कौन करेगा. सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड टेस्ट फॉर जेनाइटल क्लेमाइडिया डिटेक्ट 10 to 30% more cases than the conventional chlamydia cultures. So PCR is getting more and more sensitive technique. फिर quantitative PCR for Burkitt lymphoma viruses and CMV and EBV and so many other viruses, for example HIV, HBV. क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है कि आपको एक्चुअली ये पता लगता है कि वायरल लोड कितना है, एंड दिस वायरल लोड इज इंडिकेटिव कि डिजीज प्रोग्रेशन कैसी है. सो फॉर एग्जांपल इट इज़ नीडलेस टू से कि इफ देयर इज़ अ वेरी हाई वायरल लोड इट मीन्स द पर्सन इज हैविंग सो मेनी वायरसेस इन द बॉडी, तो उसका डिजीज आउटकम डिफरेंट होगा. ठीक है ना. तो ये पता चल सकता है हमें. कोविड में हम ये करते थे. कोविड में वी कुड आइडेंटिफाई द वायरल लोड. So if you are actually identifying the viral load, this is what we say the quantitative. अगर हम सिर्फ ये बताते हैं कि कोई वायरस है या नहीं, plus or minus, then we say this is qualitative. So a qualitative report is only telling you the presence or absence of something, but a quantitative report tells you the quantities of the virus, for example, कि कितना वायरस है. ठीक है. Then there are new techniques called next generation sequencing. इसमें आप बेशुमार टेक्निक्स के ज़रिए, सो फॉर एग्जांपल इल्यूमिना मशीन्स यूज़ करके पूरे वायरस का जीनोम या उसका प्रोटीन कोडिंग पार्ट, कोई सा भी, आई मीन व्हाटएवर, डिपेंड अपॉन व्हाट यू आइडेंटिफाई, यू कैन एक्चुअली सीक्वेंस द जीनोम. सो ये टेक्निक भी अब यूज़ हो रही है. इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है. सो कोविड में हुआ फॉर एग्जांपल, सो कोविड का जो वायरस है उसकी सीक्वेंसिंग की मुख्तलिफ लोगों ने, इंडिया में भी हुई, पाकिस्तान में भी हुई, चाइना में भी हुई, US में भी हुई, टू आइडेंटिफाई कि हर कंट्री में जो वायरल वेरिएंट है वो कौन सा वायरस है, किस वायरस को ज़्यादा डेंजरस वायरस कह सकते हैं, कौन सा वायरस डिजीज़ जो प्रोड्यूस करेगा वो किसी ड्रग से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. सो ऑल दो सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डूइंग द जीनोम सीक्वेंसिंग. ओके. देन देयर इज़ अ टेक्निक विच इज़ कॉल्ड प्रोटियोमिक्स. प्रोटियोमिक्स इज़ द टेक्निक जिससे आप बेसिकली प्रोटीन्स आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में. मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द प्रोटीन कंटेंट. हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक प्रोटीन सेट होता है. सो यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन से बैक्टीरिया में कौन सी प्रोटीन्स हैं. इससे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, बल्कि ये भी पता चलता है इफ़ द ऑर्गेनिज्म हैज़ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, इफ़ द ऑर्गेनिज्म हैज़ सर्टेन प्रोटीन्स जो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करते हैं. So these are all different forms of techniques that we use in microbiology laboratory. Culture करते हैं, histology होती है, serology very routinely होती है, and then molecular diagnostics. All these and proteomics are different ways of identifying microorganisms. Okay. Now the next heading is the newly emerging and re-emerging infectious disorders. Now that's a very important topic because हमें हर वक्त
अब ये जो बुक है ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर एडिशन है, आई थिंक इज़ द 10th एडिशन, और ये एक पर्टिकुलर ईयर में पब्लिश हुई होगी. सो बुक्स का इशू ये होता है कि वो उनमें काफ़ी पुराना डेटा होता है ना, जाहिर है. सो इफ़ अ बुक इज़ पब्लिश्ड से फॉर एग्जांपल इवन इन 2023, तो बुक को पब्लिश होने में आई मीन 1 से 2 साल लग जाता है. तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो डेटा है वो एटलीस्ट 3-4 साल पुराना है. सो इसमें हो सकता है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ना हो जो बुक इवन 2023 में पब्लिश हुई है. इसके लिए हमें जर्नल आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए. सो जर्नल आर्टिकल्स आर द latest way of identifying the latest literature. अब जैसे ये जो पूरा सेक्शन है इसमें what we are talking about and what we are supposed to talk is the newly emerging disorders. इस पर नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगला एपिडेमिक कौन सा हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए. अब फॉर एग्जांपल इस पूरे डिस्कशन के अंदर कोविड हो सकता है कि डिस्कशन में ना हो बिकॉज द बुक इज़ ओल्ड, बट कोविड इज़ ऑब्वियसली अ न्यूली इमर्ज्ड डिजीज जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, है ना. अब सरप्राइजिंग नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शियस डिजीजेस कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड एंड देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस. सम पैथोजेंस वर डिस्कवर्ड ड्यू टू इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ डिटेक्शन. यानी पहले वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे लेकिन उनको डिटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था. सो फॉर एग्जांपल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी विच कॉजेज गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज वाज ओनली डिस्कवर्ड इन 1980s. इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है 1980 से पहले था ही नहीं, बिल्कुल था. उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स नहीं थी. ओके इसी तरह और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि दैट वाज ओनली आइडेंटिफाइड व्हेन द रेलेवेंट टेक्निक्स वर अवेलेबल. Then animals are a source of new pathogens that infect the humans. 2 coronaviruses, so there you go, that causes severe respiratory infections in humans, Middle East respiratory syndrome, MERS-CoV and SARS-CoV. और ये SARS-CoV-2 जिसके मैं अभी बात कर रहा था उसका एग्जैक्टली यहाँ जिक्र नहीं है, ये बात कर रहे हैं 2003 और 2012 की. बट वी नो कि SARS-CoV-2 ने यानी कोविड ने 2022 ऑनवर्ड्स 2021 ऑनवर्ड्स पूरी दुनिया में उत्पात मचा के रख दिया है. सो दैट्स एन इमर्जिंग डिजीज. और ये देखें ये काफ़ी अरसे से सिग्नल मिल रहा था. 2003 में इन्फेक्शन हुआ है एपिडेमिक, 2012 में हुआ है MERS-CoV से, SARS-CoV से. अब ये हमारे पास SARS-CoV-2 नई स्ट्रेन आ गई जो कि हम जिसको कोविड कहते हैं, कोविड-19 जिसे कहा जाता है. Now microorganisms can acquire genes. So SARS-CoV का भी ये था कि it's probably coming from the bat. So animal source से वायरस ट्रांसमिट हो जाता है और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है. So that is also a cause of new emerging disorder. Microorganisms can acquire genes that enhance the virulence and overcome the host defense. Some of the organisms, for example, Escherichia coli की example दी है, they routinely identify new genes जो more virulent factors generate करते हैं and become and actually give more new sorts of disease. Other pathogens have become much more common because of immunosuppression that is caused by AIDS. AIDS is a emerging phenomena in the world और इसकी वजह से immunosuppression identify हुई है और उस immunosuppression की वजह से बहुत सारे नए organisms हमें पता लगे हैं. For example, Pneumocystis jirovecii, Mycobacterium avium, they are typically affecting specific group of patients. So for example, immunocompromised patients और transplant के जो patients हैं. So पॉइंट ये है इस पूरे सेक्शन का कि देयर आर ऑलवेज इमर्जिंग infections and we should be actually ready to combat with the emerging infections. Otherwise a simple infection जैसे SARS-CoV-2 है उसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया. So it can be as serious as this. I mean every now and then we also hear about outbreaks of Ebola for example कई अफ्रीकन कंट्रीज में. So that also shuts off life. तो ये इतने serious emerging infections हैं. पूरा जितना भी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है उसका सारी जो प्रिवेंशन है दैट इज़ एक्चुअली लाइंग इन द अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोसेफ्टी. अब मसला ये है कि हमारे मेडिकल करिकुलम में बायोसेफ्टी पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता. मैं अक्सर देखता हूँ कि जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इवन कई सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, उनसे अगर सिर्फ मैं हैंड वॉशिंग के अप्रोप्रिएट स्टेप्स पूछ लूँ तो वो बेचारे मुश्किल में आ जाते हैं. ग्लव्स कैसे रिमूव करने हैं, कैसे पहनने हैं, कंटामिनेशन को कैसे रोकना है, सेफ़ माइक्रोबायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये सब हमें पढ़ानी चाहिए बायोसेफ्टी के डिसिप्लिन में. लेकिन हमारे MBBS और MD के करिकुलम में
बायोसेफ्टी का अलग से कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं जाता, एंड दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और एक वजह थी कि कोविड में जब पूरी दुनिया में ये एपिडेमिक हुआ, सो आई मीन देयर वाज अ पैनिक कि किस तरह से उसको डील किया जाए, कैसे। सो बायोसेफ्टी के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैं कई मेडिक्स को जानता हूँ जो मास्क गलत पहनते हैं। मास्क अगर आप गलत पहनेंगे तो आप कैसे डिजीज़ को रोकेंगे। एक और बड़ा मेजर मसला हम सब के साथ ये है कि हमें डे 1 सेरेमनी में लैब कोट पहनने को कहा जाता है। नाउ इमेजिन फ्रॉम द लेबोरेटरी पर्सपेक्टिव या बायोसेफ्टी पर्सपेक्टिव, लैब कोट आप अगर किसी लैब में यूज़ कर रहे हैं या पेशेंट ओपीडी में यूज़ कर रहे हैं, सो इट बिकम्स अ डर्टी पीस ऑफ क्लोथ। डर्टी इसलिए क्योंकि लैब कोट की जो एक्सपोज सरफेस है उस पर अब I mean presumably there are viruses and bacteria on the surface and now it's a dirty lab coat। और वही लैब कोट पहन के हम घरों में घूम रहे होते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, ऑफिस में बैठ रहे होते हैं। सो बायोसेफ्टी का प्रिंसिपल ये है कि देयर हैज़ टू बी डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्लीन एरियाज एंड द डर्टी एरियाज। और अगर ये डिस्टिंक्शन आप मिस कर देंगे तो आई मीन यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग कंटामिनेशन और ऐसे इन्फेक्शंस फैलेंगे, ठीक है। नाउ एडिशनल क्लिनिकल सिंड्रोम्स में बी रिकग्नाइज्ड आफ्टर पैथोजन हैज़ बीन नोन फॉर सम टाइम। Although Zika virus, for example, was discovered in 1947 in Uganda, very few human cases were reported for many years until the virus was, more recently spread through additional countries, expanding the range from Africa, Asia, Pacific to the Americas, causing newly recognizable clinical diseases. So viruses not only infect but they also change their shape. I mean आप यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर रहे हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे रूटीनली एवरी ईयर देयर इज़ अ फ्लू जैब जो लगवानी होती है। अब फ्लू वायरसेस जो हैं ये अपना जीनोम चेंज करते हैं, एंड एवरी टाइम यू गेट अ न्यू सॉर्ट ऑफ वायरस, न्यू जीनोम एंड न्यू सॉर्ट ऑफ डिजीज, सो वैक्सीन चेंज करनी पड़ती है। सो दैट लीड्स टू स्प्रेड ऑफ न्यू इन्फेक्शन। Then human behavior is very important in spreading the diseases. AIDS is an example. SARS-CoV-2, अब ये बार बार SARS का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त ये बुक पब्लिश हुई थी तो there was no COVID-19। ये जिस SARS का जिक्र कर रहे हैं वो 2012 का आउटब्रेक है, but see they are still mentioning it कि if you do not प्रैक्टिस सेफ बिहेवियर्स, बायोसेफ्टी के प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, देन यू विल बी आई मीन द ह्यूमंस आर देन द सोर्स फॉर स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन। Changes in the environment occasionally increases the incidence of infectious disease. Regrowth of forest in the eastern US with the cessation of farming has led to massive increase in the deer and mice which carry the ticks. So the geographical location, associated animals there and the associated microorganisms, okay, that can lead to emerging diseases. Infectious diseases that are common in one geographic area may be introduced to a new area due to increased travel or movement of infected animal, even infected human. मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि if from the Indo-Pak region you want to go to the United Kingdom, you have to get an X-ray done, और उस X-ray का purpose ये होता है to see if the person is infected with tuberculosis, because if this is not done, then any person with traces of tuberculosis can move to UK and actually introduce the infection in the United Kingdom. तो वो उस तरह से पहले टेस्ट किया जाता है। Pathogens adapt rapidly to selective pressure exerted by widespread use of antibiotics. That is another problem. हम हमारी कंट्रीज़ में बनाई से हमारी कंट्रीज़, बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में ये प्रैक्टिस बड़ी कॉमन है कि इवन एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है। यू जस्ट गो टू अ मेडिकल स्टोर एंड आस्क फॉर एन एंटीबायोटिक एंड द पर्सन इज एबल टू गिव यू द एंटीबायोटिक। आई मीन यूरोपियन कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, यू नीड टू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन, और फार्मासिस्ट आपको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर एंटीबायोटिक्स कभी भी नहीं देता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमारी कंट्रीज़ में इट्स वेरी, इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ शुरू हो गया, और जब ओवर यूज़ स्टार्ट हो जाएगा, यानी जब कभी किसी को घर में लगा मुझे इन्फेक्शन है, जाके दवाई ले ली, बच्चे को दवाई दे दी, खुद से एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, सो इतने ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे गेट रेजिस्टेंट, सो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, एंड इट्स नाउ वेरी कॉमन। इवन स्टेफ ऑरियस है, आई मीन एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पेनिसिलिन से ट्रीट होता था, तो फिर उसमें मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस आ गया, फिर उसमें वैनकोमाइसिन यूज़ करते थे तो फिर वैनकोमाइसिन इंटरमीडिएट रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस आ गया, फिर वैनकोमाइसिन फुल रेजिस्टेंस, हो वीज़ा, वर्सा, मर्सा, ये सारे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। सोचें कल को अगर
मिथेसिलिन तो अब काम नहीं कर रही, वेनकोमाइसिन भी कई केसेस में काम नहीं करती स्टाफ ओरियस पर। अभी कुछ नई ड्रग्स हैं सच एज लिनोजेलिड और दूसरी क्लासेस भी हैं, वो भी काम अगर छोड़ देंगी तो एक आपको सिंपल सा पिंपल होगा, एक बॉयल होगा, एक स्किन इन्फेक्शन होगा, एंड देयर विल बी नो ट्रीटमेंट। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना सीरियस प्रॉब्लम है। सो ये दीज आर ऑल द फैक्टर्स जो आपको इमर्जिंग डिजीजेस के हवाले से कंसिडर करने हैं। नाउ आई हैव टू टॉक लिटिल अबाउट डिफरेंट एजेंट्स ऑफ बायो टेररिज्म। देखिए बात ये है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दीज आर ऑब्वियसली डेंजरस, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपकी नोज में एंटर हो जाएं तो डिजीज कॉज कर देंगे, कुछ माउथ में एंटर हो जाएं तो दे हैव बीन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू स्टडी ताकि आपको पता हो कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हिस्टोरिकली एक्चुअली यूज हुए हैं एज यू नो बायो टेरर वॉरफेयर। सैडली एंथ्रैक्स अटैक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2001, इस पर पूरी स्टोरी है, आप यूट्यूब पे सर्च करें आपको मिलेगी। इट ट्रांसफॉर्म द थ्योरेटिकल थ्रेट ऑफ बायोटेररिज्म इनटू एक्चुअल रियल प्रैक्टिकलिटी। द CDC जो है, जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, हैज इवेलुएटेड द डेंजर माइक्रोऑर्गेनिज्म पोजेस एज वेपन्स ऑन द basis of efficiency with which diseases can be transmitted, how difficult the microorganisms are to produce and distribute, what can be done to defend. I mean if you think this from a criminal mindset, किसी organism का genomic profile change करके उसकी pathogenicity increase कर दी जाए, उसकी virulence increase कर दी जाए, so that is something, और ये lab में करके और फिर इस organism को किसी भी society में, community में common कर दिया जाए, so that is what we call the bioterrorism, and that is the criminal mindset. तो ये पता होना चाहिए ताकि इसको प्रिवेंट कर सकें। ओके, Based on these criteria, the CDC has ranked the bioweapons. Bioweapon का मतलब है ये बंदूक, गोली, मिसाइल नहीं है, बल्कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एज बायो टेरर वेपन्स यूज किया जा सकता है। They are divided into 3 categories, category A, B and C. The agent in the highest risk category, which is category A, can be readily disseminated or transmitted from one person to the other. जो जितना ज़्यादा lethal और infectious organism होगा वो उतना ही ज़्यादा dangerous है और उसको high risk category में place करते हैं। Typically causes disease that carry a high mortality rate. इससे लोगों की मौत ज़्यादा होती है with potential for major public health impact. Okay, for example, smallpox virus is a category A agent because बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत lethal है, dangerous है। Category B agents are less easy to disseminate. फैलते इतना आसानी से नहीं है from person to person. They cause disease associated with moderate morbidity but low mortality. इनसे डेथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। फिर जो category C agents हैं, they include the emerging pathogens that could be engineered for mass dissemination because of the ease of ability. These are all dangerous stuff, guys. तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? What is this? कुछ मूवीज़ में भी इसके कॉन्सेप्ट, बेशुमार एक्चुअली मूवीज़ हैं, कुछ नहीं, लेकिन अगर बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ की बात करें तो वो क्रिश वाली मूवीज़ आप देखते हैं। सो उसमें जो काल का कॉन्सेप्ट दिखाया था, काल जो था, विवेक ओबराय ने जो रोल प्ले किया था, वो ऐसे ही कुछ कर रहा था ना, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बना के और फैला दूंगा और सम सॉर्ट ऑफ थिंग पे क्रिश ने उसको प्रिवेंट किया था। सो आई मीन दीज थिंग्स आर देयर। ओके, so with this let's now move on to the next section, which is transmission and dissemination of microbes. अब ये जो ट्रांसपोर्ट और डिसेमिनेशन का टॉपिक है, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में एंटर कैसे होते हैं। दैट्स नंबर 1, यानी रूट ऑफ एंट्रीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या है बॉडी में। एंड देन नंबर 2, वो आपकी बॉडी में फैलते कैसे हैं, हाउ डू दे डिसेमिनेट, ब्लड के जरिए फैलते हैं या हाउ डू यू स्प्रेड देम विद इन योर बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम। रूट्स ऑफ एंट्री ऑफ microbes. So how microorganisms enter in your body? They can enter the host through breaches in the skin. यानी अगर आपकी स्किन पे कोई कट लग गया है तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे बाय इनहेलेशन, यानी सांस के जरिए, रेस्पिरेशन के जरिए, नोज के जरिए, या इंजेक्शन माउथ के जरिए। आप खा रहे हैं, कोई आपसे फॉर एग्जांपल आप बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उसमें स्टैफिलोकोकस ऑरियस है तो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। एंड द अदर थिंग इज बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सो इफ देयर इज अ पर्सन हु इज सेक्चुअली performing sexual activities with another person, and this person is, say for example, infected with a microorganism, then it can be transferred to the other person. So whenever there is so what we are basically talking about ke how microorganisms enter in the body. So actually they can enter in the body through any opening that we have.
किसी भी सुराख से जो हमारी बॉडी में यूजुअली है. नाउ थिंक अबाउट द सुराख्स दैट वी हैव. ये अच्छी इंग्लिश है, सुराख्स वी हैव. सो ये मैंने क्या बना दिया, मैं नेजल कैविटी बनाना चाह रहा था बट यहाँ पे सो मनी नॉस्ट्रल्स बन गए. तो नेजल कैविटी इज एन ओपनिंग, एक सुराख है, इससे एयर अंदर जा सकती है. एंड एयर में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो बॉडी में एंटर हो जाएगा, आपके लंग्स में पहुंच जाएगा, लंग्स को इन्फेक्ट करेगा और फिर लंग्स से पूरी बॉडी में दूसरी जगहों पे फैल भी सकता है. आपका ओरल कैविटी, आप खाना खा रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर हो गया. वजाइना फॉर एग्जांपल, दैट्स द सेक्सुअल इंटरकोर्स. एनस फॉर एग्जांपल, दैट्स द सेक्सुअल प्रैक्टिस. सो इन तमाम तरीकों से आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो सकते हैं थ्रू डिफरेंट ओपनिंग्स दैट यू हैव. कान से, एयर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो सकता है एंड कॉज ओटाइटिस. सो आई में एंटर हो सकता है एंड कैन कॉज कंजंक्टिवाइटिस. सो एनी ओपनिंग दैट यू हैव इज अ पोटेंशियल के इन्वायरमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर. या फिर अगर स्किन में, स्किन इज द वाटर प्रूफ टाइट कवरिंग, हमारी सबसे ज़बरदस्त ड्रेसिंग है स्किन, जिसने हमें पूरा बॉडी को कवर कर रखा है और कोई ऑर्गेनिज्म की मजाल नहीं है कि इंटैक्ट स्किन से अंदर चला जाए. मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इंटैक्ट स्किन. इंटैक्ट स्किन का मतलब ये है कि जब स्किन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कट नहीं लगा हुआ, तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नहीं घुस सकता. लेकिन अगर कट लग गया तो फिर ऑर्गेनिज्म ब्लड में एंटर हो सकते हैं थ्रू द स्किन. Okay, the first defense against infection is the intact skin. That's the word that I used, and the mucosal surfaces. But in general, respiratory, gastrointestinal और genito, यही वो जगह है ना जहाँ पे openings हैं. Respiratory system में nose मौजूद है, gastrointestinal में mouth मौजूद है, genito urinary में vagina, ये तमाम openings हैं. अच्छा, usually in openings में mechanisms होते हैं. So for example, oral cavity में there are tonsils at the back of the oral structure. तो यहाँ पे जब ऑर्गेनिज्म जा रहे होते हैं तो इस टॉन्सिल में उसे ट्रैप किया जा सकता है. देन देयर इज सलाइवा, उसमें एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स हैं. इसी तरह म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी की पूरी कंटेन्स द WBCs. रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी म्यूकस मेम्ब्रेन, जेनिटो. सो देयर आर मैकेनिज्म्स व्हिच प्रिवेंट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एंटरिंग. लेकिन कभी कभी वो मैकेनिज्म्स इनफ नहीं होते और माइक्रोब्स एंटर हो जाते हैं बॉडी में. ठीक है. सो स्किन आपको पता होना चाहिए इज अ डिफेंस. इट इज वेरी डेंस कैराटिनाइज आउटर लेयर और देयर इज अ लो pH of the skin, combined with the presence of fatty acids that inhibit the growth of microorganisms, including बहुत सारे तो नॉर्मली हमारी स्किन में ऑर्गेनिजम्स होते ही हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आर्म पिट्स में देयर आर स्टैफोरियस, आपकी नोज में स्टैफोरियस होता है, कैंडिडा अल्बिकेंस. सो दीज आर कॉल्ड द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी. बट ये आपको इन्फेक्ट नहीं करते बिकॉज आपकी स्किन अगर इंटैक्ट है तो ये ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो रहा है. लेकिन अगर कोई ब्रीच ऑफ द स्किन है यानी कोई कट लग गया तो फिर ये ऑर्गेनिजम्स अंदर एंटर हो जाएंगे बॉडी के एंड दे कैन कॉज द इन्फेक्शन. Cutaneous infections are typically acquired by entry of microbes through the breaks in the skin. So स्किन में ब्रेक होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर होगा. ठीक है. अब वो सर्जिकली अगर कोई आपने कट लगाया है तब भी स्टैफिलोकोकस, या बर्न्स के पेशेंट जल गई स्किन तब भी डैमेज होगी. सुडोमोनास टिपिकली एंटर्स. इंट्रावेनस कैथेटर्स, अगर किसी के यूरेथ्रा के अंदर कैथेटर इंसर्ट किया हुआ है तो स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइडिस फॉर एग्जांपल. नीडल स्टिक, अगर किसी की नीडल किसी और ने यूज की थी एंड द पर्सन वाज HBV पॉजिटिव, HCV पॉजिटिव और HIV पॉजिटिव और अब दूसरे पर्सन को वो नीडल लग गई. सपोज आई मीन गॉड फॉरबिड यू आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल एंड यू आर ट्राइंग टू मैनेज अ पेशेंट जिसमें आपको नीडल यूज करनी है और उस पेशेंट में प्रिक के बाद आपको प्रिक हो गया तो वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है. ओके. नाउ ये मैकेनिज्म है. फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ट्रांसफर होते हैं कि देयर आर सम आर्थ्रोपोड्स जो आपको काट लें, अगर आपको बाइट करें. फॉर एग्जांपल मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो अगर है एनाफिलस कैटेगरी का तो वो अगर आपको बाइट करे तो प्लाज्मोडियम एंटर हो सकता है. यू कैन हैव मलेरिया. बिल्कुल इसी तरह बाइट्स हैं फ्रॉम द फ्लीज, टेक्स, मॉस्किटोज, माइट्स, लाइस ब्रेक. ऑल दीज कैन कॉज रेंज ऑफ डिजीजेज इंक्लूडिंग मलेरिया, इंक्लूडिंग प्लेग, लाइम डिजीज, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर. ये सब स्किन के थ्रू एंटर हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में. फिर एनिमल बाइट्स हैं. एनिमल बाइट्स कैन लीड टू इन्फेक्शन सच एज डॉग बाइट है, कैट बाइट है. सो दे कैन, डॉग बाइट से रेबीज वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा. तो ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे आपकी स्किन को अगर ब्रीच किया जाए, चाहे वो एनिमल के काटने से हो या आर्थ्रोपोड के काटने से हो या सर्जिकल इंसीजन से हो या एक्सीडेंट से हो या बर्न से हो, स्किन डैमेज होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो सकते हैं बॉडी में और डिजीज कर सकते हैं. ठीक है. फिर सेकेंड पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. The GI pathogens are transmitted by food or drink.
of the contaminated material, और particularly अगर वो fecally contaminated है. So imagine a person who is working in a restaurant और ये washroom गया, इसने अपना poo clear किया either tissue paper use करके और wash करके, and now the person is not properly washing the hands और septic तरीके से साबुन वगैरह इसने use नहीं किया, और अभी आ गया खाना पकाने के लिए, तो इसके हार्ट और फीकल कंटामिनेशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फूड में ट्रांसफ़र हो गए, और अब ये खाना आप बैठ के एयर कंडीशन में किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो ये खाना एक्चुअली फीकली कंटामिनेटेड है. इसीलिए अच्छी जगह के लिए ये वर्कर्स के लिए ज़रूरी है कि वो हेल्दी प्रैक्टिसेस करें. हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है. अगर हैंड हाइजीन नहीं है तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड. सो कॉलरा ऐसे ट्रांसमिट होता है, फॉर एग्जांपल स्टैफिलोकोकस इन्फेक्शंस ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं, शिगेला, जार्डिया. सो ये सारी सिस्ट खाने के जरिए आपकी बॉडी में एंटर हो सकती हैं. अदर नॉर्मल डिफेंस सिस्टम्स विद इन द जीआई ट्रैक्ट आर एक्चुअली पूरा जीआई ट्रैक्ट इक्विप्ड है by so many different defense mechanisms, such as we produce IgA antibodies in the mucosa. We have pancreatic enzymes for protection, mucosal antimicrobial activity. Some normal bacteria which are present in the GI tract try to kill the other bacteria. Then we have lymphoid tissue, which is called mucosa associated lymphoid tissue. So all these are protective mechanisms, but I mean, even then there are some organisms which enter into the body, and if they are in high dose and the immune status of the person is compromised, one of the defense mechanisms are compromised, then the disease will happen. Infection via the GI tract occurs when the local defenses are weakened. So जब ये damage होता है. So for example, एक scenario है कि say for example a person is taking antibiotics for something. इस एंटीबायोटिक से ये होगा कि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं, दे विल बी किल्ड. और ये नॉर्मल फ्लोरा की बात कर रहा हूँ. सो नॉर्मल फ्लोरा विल बी किल्ड. अब जब नॉर्मल फ्लोरा किल हो जाएगा तो फिर एक अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, एंड दैट विल कॉज द प्रॉब्लम. ठीक है. Then the enteropathogenic bacteria causes GI diseases in several ways. They either produce toxins, for example Staph aureus से टॉक्सिन बनता है, Bacillus से बनता है, or they adhere to the host walls और फिर locally proliferate करते हैं, such as Vibrio cholera, and then it produces its toxin which causes massive voluminous diarrhea. So the person is dehydrated and hypovolemic and hypokalemic. Another mechanism is that the organisms invade the GI tract, और जब वो invade करेगा, इनकी example Shigella, Salmonella, Campylobacter है. So अगर ये GI tract है और ये invade करेगा GI tract को, so there will be bleeding as well. Okay, and that bleeding, bloody diarrhea is known as dysentery. So either the organism will just produce toxins and the toxins will cause the disease, or the organism will just adhere to the wall and produce toxins, or the organism will invade the wall and then cause the disease, right? Now fungal infections of GI tract can occur in immunologically compromised individual, particularly by candida. Most intestinal parasites also affect the GI tract. Giardia lamblia, traveler's diarrhea, and all sort of thing when you are drinking water which is contaminated with cyst, Entamoeba histolytica, Lymphocoides ascaris. So ये I mean obviously ये हम सब माइक्रो में डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ आपको ये फ्लेवर देना है कि किस तरह कहाँ से what are the portals of entry for different microorganisms into the body. So we talked about skin. Skin is a portal of entry. That is one portal. The other portal is GI tract. The next portal is the respiratory tract. Obviously आपकी nose से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल्स एयर के जरिए अंदर चले जाते हैं, एंड ऑब्वियसली दे गो इनटू द लैरिंग्स एंड द ट्रैकिया, और ये सब चीज़ों से फिर ब्रोंकस और लंग्स में पहुंच जाएंगे, एल्वुलाई तक पहुंच जाएंगे. सो आई मीन सो मेनी ऑर्गेनिजम्स कैन कॉट दिस ना. माइकोप्लाज्मा नमूनिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने पैथोजन है, स्ट्रेप नमूनिया है, स्टैफ ऑरियस, दे कैन ऑल एंटर योर बॉडी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस थ्रू द नोज, राइट. So मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहा because it's all very simple, you can read it yourself. Now once inside the body, so basically आपके ये main portals हैं and urinary tract as well. For example, if somebody is performing unprotected sexual activities and one individual is infected, so via the sexually transmitted diseases, via the urinary tract, the other person will be infected as well. Okay. Now
अब एक दफ़ा बॉडी में ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया तो हाउ डज द ऑर्गेनिज्म डिसिमिनेट, हाउ डज द ऑर्गेनिज्म स्प्रेड विद इन द बॉडी. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म proliferate locally at the site of initial infection, whereas other penetrate the epithelial barrier and spread to the distant side. So कुछ वहीं रहते हैं जहाँ इन्फेक्शन हुई है. So for example अगर ये मेरा हाथ है और मुझे यहाँ पे स्किन ब्रीच हुई है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस यहीं रहेगा, ग्रो करेगा, लेकिन इट कैन ऑल्सो गो टू द डिस्टेंट साइड, दूसरी जगहों पर भी जा सकता है, तो वाइड स्प्रेड मेटास्टेसाइज टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है. In contrast to those disseminate pathogens that cause superficial infection stay confined to the lumen of the hollow viscera, such as Vibrio cholera, or intact exclusively within the epithelial cells, such as some viruses. Microbes can spread within the body by different mechanisms. For example, lysis and invasion. Some extracellular bacteria, such as fungi, helminths, they secrete lytic enzymes that destroy the tissue and allow their invasion. For example, Staphylococcus aureus, it secretes hyaluronidase, which degrades the extracellular matrix, और ये पूरा फैल सकता है आसपास की दुनिया में. Then another mechanism is through the blood. So organism can, such as polio, hepatitis B virus, plasmodium, leishmania, all these they travel in the blood to different parts of the body. Then there is cell-to-cell transmission. So most viruses, for example, एक ये सेल था, इसमें वायरस रेप्लिकेट हुए, अब जब ये सेल फटेगा तो ये वायरस निकल के बराबर वाले सेल को इन्फेक्ट करेंगे. So that is another mode of transmission. Okay, cell-to-cell transmission. The consequences of the blood-borne spread of pathogens vary widely depending upon the virulence of the organism and actually so many other things. Virulence है उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फेक्शन है, यानी अगर इतना वायरल लोड इन्फेक्ट कर रहा है मेरी बॉडी में तो उसके आउटकम्स डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर इतना वायरल लोड इन्फेक्ट कर रहा है यानी ज़्यादा वायरसेस एंटर हो रहे हैं बॉडी में या बैक्टीरिया, तो उसका आउटकम डिफरेंट होगा. एंड ऑल्सो द इम्यून स्टेटस ऑफ द पर्सन. सो अगर आपसे कोई ये आपने देखा है ना, बाज़ लोग होते हैं कि मतलब मैं भी एक जगह बाहर गया से फॉर एग्जांपल, और मैंने एक लोकल देसी किस्म का बर्गर खाया और मेरे सो दिस इज़ मी एंड ये मेरा फ्रेंड है, तो मैं बीमार पड़ गया और मेरे फ्रेंड को कुछ भी नहीं हुआ. सो देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स. हो सकता है मैंने आधा बर्गर नहीं खाया, मैंने 4 बर्गर खा लिए और मेरे फ्रेंड ने सिर्फ आधा बर्गर खाया. सो अगर वो बर्गर इन्फेक्टेड था तो मेरे फ्रेंड का जो लोड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो बहुत कम है, मेरा लोड बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खाया. द अदर पॉसिबिलिटी कुड बी, सो number one is the quantity of the organism which is entering the body, so that is the deciding factor कि infection कैसा होगा. The other thing is कि मेरा अपना immune status कैसा है. If I have a weak immune system then मुझे infection ज़्यादा होगा. If the friend of mine has a stronger immune system तो infection कम होगा. So it really depends कि magnitude of infection यानी load कितना है, immune status क्या है, और खुद जो organism मेरी body में गया है वो ऑर्गेनिज्म कितना वायरुलेंट है. सो द वायरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो दीज आर मेजर फैक्टर्स विच डिसाइड कि डिजीज का आउटकम एक्चुअली क्या होगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बॉडी में जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा तो फुल फ्लैश खतरनाक किस्म की बीमारी होगी ही. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, नाउ द मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस मे अपीयर एट साइट डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ माइक्रोबियल एंट्री. फॉर एग्जाम्पल, varicella zoster and measles viruses, they enter in the body through the airways, but they causes rash in the skin. Polio viruses, although enter through the intestine, but it kills the motor neuron. So enter कहीं से हो रहे हैं, फिर disseminate होके ज़ाहिर है दूसरी जगह जा रहे हैं और उनका जो इफेक्ट है वो कहीं और नज़र आ रहा है. ठीक है, सो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह ऑर्गेनिज्म एंटर कहीं से होते हैं और अपना इफेक्ट कहीं और शो करते हैं. Now transmission of microbes. Transmission depends upon the hardiness of the microbes. Some microbes can survive for extended periods in the dust, food or water, and some are very sensitive. वो थोड़ी देर में environment में ख़त्म हो जाते हैं. For transmission of disease, the mode of exit of a microorganism from the host body is an important as entry into the body. यानी ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको मैंने बताया ना कि आपको या तो नेजल कैविटी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होगा, या ओरल कैविटी से होगा, या जेनेटो यूरिनोजेनेटल सिस्टम से होगा, या स्किन से होगा. लेकिन एंट्री के जो पोर्ट है, जैसे मैं कहता हूँ पोर्ट ऑफ एंट्री तो जानना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पोर्ट ऑफ एग्जिट
को भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द पोर्ट ऑफ एग्जिट, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है. सो एग्जिट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, दैट कैन बी वाई द स्किन. हम सबकी स्किन में कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. स्टेफ ऑरियस इसकी टिपिकल एग्जाम्पल है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो आर रिलीज फ्रॉम आवर ओरल सिक्रीशन. For example, cytomegalovirus, rabies virus, mumps virus, even Epstein-Barr virus, which spreads via kissing. सो ओरल सिक्रीशंस में भी ऑर्गेनिजम्स रिलीज होते हैं. देन रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस में ट्यूबरक्लोसिस पर्टिकुलरली, उसमें और जब हम सांस ले रहे होते हैं या स्नीज करते हैं या खांसते हैं, सो लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, उन ड्रॉपलेट्स में बैक्टीरिया और वायरसेस भी हम छींक रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं, और वो कई कई दूर तक जाकर दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है. सो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस में वायरसेस निकलते हैं, ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं. फिर स्टूल्स में कई सारे ऑर्गेनिजम्स हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक के जरिए रिलीज करते हैं, सच एज शिगेला, जियार्डिया, लैम्बलिया, इवन बाइल में सिक्रीट करते हैं, सच एज साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला एंटेरिका. ब्लड के जरिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं. सो से फॉर एग्जांपल, हम किसी समबडी इज सफरिंग फॉर एग्जांपल विद मलेरिया, तो उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम है, दैट पर्सन्स ब्लड इज इन्फेक्टिव. अगर इस वक्त किसी को वो ब्लड दे देगा, प्लाज्मोडियम कैन गेट इनटू देयर. Microorganisms can also be released in urine, such as Hematobium genus and species. Genital tract, particularly the sexually transmitted diseases या sexually transmitted infections, जिसकी कई categories हैं, they can all genital secretions में there can be microorganisms. Then there is a vertical transmission. Vertical transmission ये है कि there is a mother, she is pregnant and she gives birth to this baby. तो mother को अगर infection था तो वो baby को transmit हो गया. This is called vertical transmission. So these are all different modes जिससे organisms transfer होते हैं from one organism to the other. Microbes also can be transmitted from animals to humans. ये तो जो हम बात कर रहे थे that was human to human, but animal से भी ट्रांसफर होते हैं, and these are known as zoonotic infection. जैसे हम MERS की बात करते हैं, जैसे हम SARS-CoV की बात करते हैं, ये इनिशिएट हुए थे from animal transmission to humans. So these are all different modalities by which organisms can be transmitted. But the point is कि किसी एक पर्टिकुलर रूट से वही ऑर्गेनिज्म एग्जिट होगा जो एक्चुअली उस पार्ट को इन्फेक्ट करता है. सो फॉर एग्जांपल, अगर लंग्स में इन्फेक्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, तो ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन में जाएगा. अगर जियार्डिया, लैम्बलिया ने जीआई ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करना है तो वो हमारे फीसिस में रिलीज होंगे. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, ब्लैडर में अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो शिस्टोसोमिया है फॉर एग्जाम्पल, ब्लैडर को इन्फेक्ट कर रहा है अगर, तो वो उसके चांसेस हैं कि उसके रेमनेंट्स या वो ऑर्गेनिज्म यूरिन release हो सकता है. So all these organisms which are affecting a particular part are released into relevant secretions. Okay, so that's all about today's video. Next video में अब जब आपसे मुलाकात होगी, then we will talk about actually कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कैसे कॉज करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं पैथोजेनेसिस. दैट व्हाट इज द एक्चुअल पैथोजेनेसिस, कैसे एक बैक्टीरिया या वायरस या कोई फंगस किस तरह, या कोई प्लाज्मोडियम या कोई और ऑर्गेनिज्म कैसे हमें डिजीज कॉज करते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म्स ऑफ वायरल इंजरी, बैक्टीरियल इंजरी एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो पैथोजेनेसिस इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.